नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत का जो वैश्विक परिदृश्य में जो महत्व है वह फिर से देदीप्यमान होने लगा है। दोस्तों, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर का जब वाकया हुआ, यानी कि जब पहलगाम में जब आतंकवाद की जब घटना घटी और भारत ने जब उस आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करीब 4 से 5 दिनों तक का हवाई ऑपरेशन चलाया और उसमें पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को एक तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा और अमेरिका के साथ हुई लॉबिंग ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बड़े आश्चर्यजनक रूप से भारत के खिलाफ के बने माहौल में पलट दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां भारत की एक तरह से निर्णायक विजय हुई या पाकिस्तान को एक तरह से अच्छे से सबक सिखाया गया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो एक जो है नैरेटिव गढ़ी कि उसने भारत के विमान को मार गिराया, भारत से कड़ा मुकाबला किया और अपने तमाम नुकसानात के बावजूद कई एयर बेस को तबाह किया गया, कई सारे आतंकी ठिकाने जो कहीं न कहीं मुरीद के और बहावलपुर के आसपास जो लश्कर तौबा के थे, जो जैसे मोहम्मद के थे, या फिर जो है अलग से और भी कई सारे आतंकवादी तंजीमों के जो थे, उसे जब तहस नहस किया गया तो बाद में जब वह युद्ध विराम हुआ, भारत की तरफ से तो बताया गया कि वह पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया, लेकिन अमेरिका ने यह दावा किया, उनके राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से ये युद्ध विराम हुआ है। लेकिन भारत को यह नागवार लगा। भारत ने ट्रंप की भूमिका को कभी नहीं स्वीकार किया। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत राष्ट्र राज्य को लेकर, कश्मीर की समस्या को लेकर ऐसे बयान दिए जो भारत के हितों के प्रतिकूल था। भारत ने उस ऑपरेशन के बाद अपने कई संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया के तमाम मुल्कों में भेजा, यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बाज नहीं आ रहा है, आतंकवाद का कहीं न कहीं वो एक परपेट्रेटर है। दुनिया के सामने यह रास्ता है कि वह खुद आतंकवाद से शिकार है, लेकिन खुद की उसकी स्टेट पॉलिसी आतंकी तंजीमों को बढ़ावा देने की है, यानी कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। वो अपने पूर्वी सीमा पर अलग तरीके की नीति लेता है और पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर वो अलग तरीके की नीति अख्तियार करता है। लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया के मंच पर भारत की बात को जिस तरीके से लिया जाना चाहिए नहीं लिया गया, और खास तौर पे अमेरिका के द्वारा जो एक ऐसी नैरेटिव रची गई जो कहीं न कहीं ट्रंप जिससे कि उससे नाराज हुए और उन्होंने रूस के तेल का बहाना लगा करके भारत पर एक तरह से उन्होंने डबल टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत ने अपना ये मौकफ जारी रखा और भारत ने कहीं न कहीं रेजिलियंस का परिचय दिया और वह डबल टैरिफ को भी झेलता रहा, पाकिस्तान के जो नैरेटिव है उसको भी झेलता रहा। और तुरंत एक चीन में एससीओ की मीटिंग हुई संघाई कोऑपरेशन की, उसमें रूस, चीन और भारत जब तीनों राष्ट्राध्यक्ष जब तीनों एक साथ मिले तो अमेरिका के सर पर थोड़ा सा एक तरह से कहीं न कहीं एक थोड़ी सी चिंता की सबब और लकीरें देखी गई। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ दुहाई देते रहे कि मोदी इज ए गुड मैन, भारत एक महान डेमोक्रेसी है, और उन्होंने अपने नए एक एम्बेसडर अल गोर की नियुक्ति की जो रशियन मूल के थे, और भारत के हेडक्वार्टर में वो साउथ एशिया के पूरे राजदूत बनाए गए। लेकिन भारत और अमेरिकी रिश्तों पर जो है जो आइस जो पिघलनी चाहिए वो नहीं पिघल पाई। और उसके बाद पाकिस्तान कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ से उसके प्रधानमंत्री को, उसके आर्मी चीफ को आमंत्रण मिला। कहीं न कहीं पाकिस्तान को चीन से पहले से मदद मिलती आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में बताया गया कि उसने चीन के हथियारों का पूरा इस्तेमाल किया। चीन ने उसको हवाई बेस में जो है कहीं न कहीं कई तरीके की तकनीकी सहूलियतें दी। तो कुल मिलाकर के भारत जिसका कि मौकफ बड़ा ही नैतिक था, बड़ा वाजिब था, लेकिन पाकिस्तान के एक तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा की वजह से जो पूरी दुनियाई कूटनीतिक जो माहौल थी वह भारत के प्रतिकूल गया, खास तौर पे अमेरिका, भारत और चीन और भारत के रिलेशन के आईने में। लेकिन
इसी बीच में रूस के जो सर्वे सर्वा जो पुतिन है वो भारत के दौरे पे आते हैं और फिर पूरी दुनिया को एक अलग मैसेज जाता है कि अमेरिका अमेरिका भारत से चाहे कितनी भी नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करे, भारत से रूस की जो मित्रता है वो काफी पुरानी है और वह घटने के बजाय और परिपक्व होती जा रही है। इस बीच भारत ने अलग अलग देशों के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो कवायद थी वो निरंतर जारी रखी और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो अधिकारीगण हैं वो लगातार एक्टिव रहे। और भारत ने सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए किया, जो अपने आप में दुनिया की जो है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। वह यूरोपियन यूनियन का अंग नहीं है, लेकिन वह बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए वह दुनिया में एक अच्छा खासा दबदबा रखती है और भारत से कहीं ना कहीं औपनिवेशिक साम्राज्य के बहाने भारत से जो उसके रिश्ते हैं वो कई मामलों के अलावा वाणिज्यिक और व्यापारिक रिश्ते भी जबरदस्त हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूके यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। भारत जिसकी गल्फ कंट्री से बड़ी अच्छी दोस्ती थी उसको उस मिसाल को आगे बढ़ाते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ जो है भारत का एक तरह से एफटीए हुआ। फिर भारत का ओमान के साथ, क्योंकि ओमान से पुराने रिश्ते हैं, ओमान में गैस बेस्ड भारत का फर्टिलाइजर कारखाना है और कई सारे नेचुरल गैसेस का भी वहां से आयात किया जाता है। यानी भारत ने फिर एफटीए जो है ओमान के साथ बढ़ाया। इस बीच में एक घटना और घटी कि सऊदी अरब से भारत के बड़े अच्छे रिश्ते थे, लेकिन सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में हर देश के साथ कहीं ना कहीं एक अपनी दोस्ती की पीके बढ़ाता है। पाकिस्तान को एक यह सफलता मिली कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देशों में कहीं पर भी हमला होगा तो वह दोनों देशों के खिलाफ वो हमला माना जाएगा। लोगों ने, टीकाकारों ने और टिप्पणीकारों ने यह कहा कि सऊदी अरब कहीं न कहीं भारत के पाले में था, वह एक तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता कर भारत से अलग हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बड़े अच्छे दिन नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते करते जब भारत यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो फिर अमेरिका की पूरे तौर पर कान जो है वो खुल गए, उसकी आंखें खुल गईं। वो पूरे तौर पर यह मानने लगा कि जब यूरोपियन यूनियन जो कहीं ना कहीं एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, जहां पर कि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है, और भारत के साथ जब उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत को हर तरीके से भारत के 10 उंगली घी में एक तरह से जाते हुए दिख रही है और भारत को काफी फायदा होगा। भारत के जितने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हैं, विशेषकर टेक्सटाइल, और इतना ही नहीं, भारत की टेक्नोलॉजी जो सुपर पावर है, जो आईटी का जो सॉफ्टवेयर है, वो कहीं ना कहीं यूरोप के कम से कम 32-34 देशों के साथ उस समझौते से भारत को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन भी अमेरिकी टैरिफ से जिस तरीके से खौफजदा थे, उन्हें लगता था कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, एक नॉन डेमोक्रेटिक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, भले वो इकोनॉमिक रूप से काफी बड़ा कंट्री हो, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के और नाटो के देशों को मौके दर मौके धमकाता रहा है, ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि भारत के साथ वो रिश्ते की पीके बढ़ाएं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, भारत के लिए एक बड़ा ही विन विन सिचुएशन आया और पूरी दुनिया ने भारत को बड़ी आशा भरी नजरों से देखने लगे कि अमेरिका एक बड़ा सुपर पावर है, लेकिन उसके मिजाज बदले बदले हुए हैं। और चीन कहीं ना कहीं एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर तो है, लेकिन वह भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन भारत वह एक तीसरा एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने न केवल भारत के साथ वाणिज्यिक और आर्थिक रिश्तों को हवा दी, बल्कि उस समझौते में यह भी घोषणा हुई कि बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन भारत के साथ स्ट्रेटेजिक समझौता भी करेगा और आने वाले दिनों में इसके भी बहुत सारे फॉर्मूलाज और कई सारे उसकी जो चीजें हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो तय की जाएंगी। यह अपने आप में दुनिया के वैश्विक पटल पर एक बड़ी घटना थी और भारत के उभरते हुए स्टेटस का एक बहुत बड़ा प्रमाण था, जो भारत पिछले करीब 9-10 महीने से एक रिजिलियंस का एक तरह से परिचय दे रहा था। तमाम अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों को सहता जा रहा था, उस पर कोई काउंटर ऑपरेटिव नहीं कर रहा था और चुपके दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है ना पूरा वो एक तरह से तौर तरीका बना रहा था। और फिर जैसे ही अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है,
अमेरिका पूरे तौर पर चौकन्ना हो जाता है और फिर तुरंत भारत और अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच में वो एक्टिवनेस और वो डील करने की जो हरकत है वो पुनः तेज हो जाती है। और अचानक सुबह सुबह ये खबर मिलती है, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए कहते हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के जरिए यह संदेश देते हैं, सूचना देते हैं कि 18% पर भारत और अमेरिका के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और उसकी पूरी मोडालिटी वो मार्च के महीने आते आते वो तय हो जाएंगी और फिर उसके बाद भारत को और अमेरिका के डील को ये डील ऑफ द डील यानी ग्रेटेस्ट डील ऑफ द ऑल टाइम बता करके एक तरह से समझौता हो जाता है और भारत पुनः वैश्विक पटल पर पुनः एक पूरे तौर पर एक टिमटिमाटे देश के रूप में एक तरह से दिखाई पड़ने लगता है। और यह कारवां केवल इसी एग्रीमेंट तक नहीं रहता, बड़ा जल्द दुनिया का सबसे पहला एआई समिट शिखर सम्मेलन भारत आयोजित करता है, जिसमें दुनिया की सर्वाधिक बड़ी टेक कंपनियां आती हैं, दुनिया के बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आते हैं, करीब 100 से ज्यादा देशों के तकनीकी और बिजनेस के प्रतिनिधिमंडल आते हैं और भारत दुनिया का पहला एआई समिट करके पूरे दुनिया के एक तरह से खबरों में बन जाता है। और उसमें दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनियां हैं, चाहे वो वियतनाम में हो, थाईलैंड में हो, ताइवान में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, यूरोपियन यूनियन में हो, सब आकर के उनके प्रतिनिधि मंडल एआई समिट जो एक 5 दिनों तक चलता है और फिर भारत का डंका बजता है और भारत दुनिया को ये बताता है कि आज वह न केवल स्ट्रेटेजिक मामले में, जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे तीसरा या चौथा मुल्क बनने जा रहा है, बल्कि एआई के मामले में भी वह दुनिया की एक बहुत बड़ी उभरती ताकत बनता जा रहा है। और जब गूगल के सुंदर पिचाई कहते हैं कि जो चेन्नई से जब खड़गपुर इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस से जब जाते थे तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि रास्ते में पड़ने वाला विशाखापट्टनम एक दिन उनकी कंपनी के एआई का सबसे बड़ा स्टेशन बनेगा और आज वह सपना साकार हो गया। दुनिया के तमाम मुल्कों ने आकर के जब यह कहा, जिसमें कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का भी वो बयान है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो हवाई मार्ग बने या फिर सड़क मार्ग बने या रेल मार्ग बने या अलग अलग तरीके के और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हों, यह कोई हवा में नहीं बन जाता। इसके लिए भारत ने काम किया है और भारत में रोज अलग अलग सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के सी पोर्ट तक सब ये बन रहे हैं। और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा और भारत की जो सॉफ्टवेयर की जो महाशक्ति है, जो टैलेंट का हब है, ये सब मिलकर के जब नई आने वाली टेक्नोलॉजी एआई में जब पूरा दुनिया के सामने कमाल करेगी। भारत ने अंतरिक्ष पावर में भी अपने को दिखा दिया, भारत ने परमाणु शक्ति के मामले में भी अपने आप को दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के भारत के फिर से दिन बहुरंगे हो गए और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और दुनिया की जियो पॉलिटिक्स पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सनक भरे रवैये की वजह से भारत जो दुनिया के पटल पर करीब 9-10 महीने से ओझल हो चला था, आज फिर से पुनः ठीक 10 महीने के बाद पुनः जागृत हो चला है। और ऐसे में जब विपक्ष या मोदी के जो राजनीतिक विरोधी हैं, जब अपनी बातों को जब यह कह करके लाते हैं कि अमेरिका के सामने भारत ने अपनी आर्थिक आजादी को गिरवी रख दिया, तो वो बात बेमानी लगती है। जब क्रिकेट में मैच जीता जाता है तो उस मैच जीतने का जश्न मनाया जाता है और बाद में उसकी एनालिसिस होती है, टीका टिप्पणी होती है। भारत ने अभी डिप्लोमेसी के फ्रंट पर, चाहे एआई समिट के जरिए हो या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जरिए से ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर के हो, जो एक सुपर स्ट्रोक जो ये लगाया है, इसके लिए हमें सारे देशवासियों को जश्न मनाना चाहिए, न कि यहाँ पर झूठी टीके टिप्पणी करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में तो हमेशा आलोचनाओं का बाजार गर्म रहता है, कई बार जो है गलत आलोचनाएं भी नहीं की जाती, नहीं सुनी जाती और कई बार सच्ची आलोचना भी नहीं सुनी जाती। कई बार आलोचनाएं जो है गलत भी होती हैं और उसमें मेरिट नहीं होता। तो ये सिलसिला तो आलोचनाओं का चलता रहता है, लेकिन अभी देश ने जो ये उपलब्धि और कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे में इन राजनीतिक आलोचनाओं का कोई बहुत बड़ा संबल हमें नहीं दिखाई पड़ता। ये समय है कि देश जश्न मनाए, बाकी देश में तो कमियां हैं ही, व्यवस्था की विरूपता तो है ही, तमाम तरीके के व्यतिक्रम है ही, तमाम पॉलिटिकल पैराडॉक्स तो हैं ही, लेकिन उससे अलग अभी देश ने ये निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
देश को उसके अपने रिजिलियंस और धैर्य का जो है कहीं ना कहीं प्रतिदान और पारितोषिक मिला है। लेकिन आलोचनाएं हो, लेकिन यह समय आलोचना का नहीं है। जब एआई समिट कर पूरे दुनिया को भारत अपनी महाशक्ति होने का परिचय दे रहा था, वैसे में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता टॉपलेस और वो नेकेड होकर के जो धरना प्रदर्शन के स्थल पर जब वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे, वह कहीं से अच्छा कदम नहीं था। मोदी सरकार की तमाम कमियों को उजागर करने में मैं कभी चुप नहीं रहता। मैं उनकी मेरिट पर हमेशा आलोचना करता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी का और मीडिया का वही दस्तूर है। उससे देश, समाज, सिस्टम और कहीं ना कहीं पूरी सरकारों का रवैया और पूरा कार्यकर्म उनका जो है मजबूत होता है। उसे फिर से कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप को सही रास्ते पर ले आता है। लेकिन आलोचनाएं भी सच्ची होनी चाहिए, आलोचनाओं का आधार होनी चाहिए और आलोचनाओं की भी टाइमिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गलत टाइमिंग है आलोचना करने की। हम सबको जश्न मनाना चाहिए और भारत की उभरती ग्लोबल डिप्लोमेसी में उभरता स्थान और जियो पॉलिटिक्स में बढ़ता दबदबा, ये हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।